बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज छुट्टी का दिन है और हम सब पूरा हफ्ता ये सोचते हैं कि हमने अपनी छुट्टी के दिन को कैसे गुजारना है। और ख़ास तौर पर वो फैमिलीज़ ये इतना ज़्यादा सोचती हैं जिनके घर में बच्चे होते हैं। उन्होंने पूरा प्लान करना होता है कि छुट्टी का दिन है, कितना अच्छा होना चाहिए, कितना ज़बरदस्त होना चाहिए। तो उसके लिए जब प्लानिंग हो रही होती है, उसमें आपका खाना भी शामिल होता है, उसमें आपकी आउटिंग भी शामिल होती है, उसमें आपके ड्रेसेस भी शामिल होते हैं, उसमें चिट चैट भी शामिल होती है और उसमें रिलेटिव्स की तरफ आना जाना भी होता है। तो इस पूरे दिन को किस तरह से स्पेशल किया जा सकता है, और ख़ास तौर पे इन हालात में जब पूरी दुनिया कोरोना का शिकार हुई और पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह स्मार्ट लॉकडाउन के ज़रिए बड़ा कंट्रोल कर लिया, मगर इस सारी सूरत हाल में हम बहुत पीछे इसलिए भी रह गए क्योंकि हमें ये सोचना पड़ता है अब अपने बच्चों को बाहर ले जाने से पहले कि हमें क्या हिफाजती तदाबीर अपनानी होगी कि हमारे बच्चे इस बीमारी से बच सकें, इस वबाई बीमारी से बच सकें। और इसके साथ साथ उनकी डाइट में ऐसी कौन सी चीज़ें शामिल होनी चाहिए जिससे हमें लगे कि हमारे बच्चे मजबूत हो जाएंगे और कुव्वत मदाफ़ियत उनमें बहुत ज़्यादा आ जाएगी और कोई भी बीमारी उन्हें अटैक नहीं कर पाएगी। ये पूरा जो हमारा आगाही प्रोग्राम है 92 न्यूज़ की तरफ से, ये इसीलिए है, इसमें मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से आपको बताएंगे कि किस तरह से अपने बच्चों को हम बचा सकते हैं। जब हम ये सोचते हैं कि छुट्टी का दिन आ रहा है, उसको कितना स्पेशल तरीके से हमने स्पेंड करना है, तो हर दिन को हम इतना स्पेशल क्यों नहीं समझते। ख़ासतौर पर ऐसे हालात में जब हम अपनी नस्लों को परवान चढ़ा रहे होते हैं, सिर्फ एक दिन ही क्यों इंपॉर्टेंट है, पूरा हफ्ता क्यों इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, पूरे हफ्ते में वो तमाम चीज़ें प्लान क्यों नहीं हो सकती, पूरे हफ्ते में बेहतरीन डाइट क्यों नहीं हो सकती। और ख़ास तौर पे इन हालात में जब बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, अभी कोरोना है, इससे पहले मुख्तलिफ वबाई मर्ज़ हैं जिनसे हम अपने बच्चों को बचाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट इस पूरे सिनेरियो में जो चीज़ डिस्टर्ब हुई वो पोलियो कैंपेन्स थी, पोलियो की मुहिम थी, जिसकी वजह से घर घर पोलियो टीम्स नहीं जा सकी। लॉकडाउन भी था, स्मार्ट लॉकडाउन भी हुआ, मगर उसके बावजूद पोलियो टीम्स घरों में नहीं जा सकी। समाजी फासले को हमें बरकरार रखना था, तो सबसे ज़्यादा पोलियो की कैंपेन इसमें हिट हुई है। इसमें क्या क्या मुश्किलात आई, अब हमें अपने बच्चों के लिए क्या कुछ करना है, कितना स्पेशल करना है उनके लिए हर दिन को, ना सिर्फ छुट्टी का दिन बल्कि पूरा हफ्ता हमने स्पेशल करना है। और 92 न्यूज़ हमेशा ही पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने के लिए बाकायदा तौर पर कैंपेन का हिस्सा रहा है। और आज का प्रोग्राम भी इसीलिए कि हम ये जान सकें कि बच्चों को मजबूत कैसे करना है, बच्चों की छुट्टी का दिन कैसा होना चाहिए, बच्चों की ग़िज़ा कैसी होनी चाहिए और बच्चों को हमने पोलियो से किस तरह से बचाना है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका तारुफ भी आपके साथ करा देती हूँ। सबसे पहले तो हमारे साथ आमिना, ये एक वालिदा है और आमिना से हम जानेंगे कि ये अपने बच्चों को कैसे बचाती हैं। थैंक यू सो मच आमिना, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ साथ डॉक्टर हमारे साथ डॉक्टर माहम मौजूद है, माहिर तालीम है। अच्छा, पहली दफ़ा ऐसा होता है कि जब इंट्रैक्शन होना शुरू होता है आपका तो इतनी जल्दी में बहुत सारे नाम आपके भूल जाते हैं। थैंक यू सो मच में ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ साथ हमारी बहुत ही प्यारी जोहा सुहेल हमेशा हमारे साथ मौजूद रही है। थैंक यू सो मच जोहा, हमारी ग़ज़ाइयत हैं। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर आफिया, ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर आफिया। और हमारे साथ पोलियो वर्कर मौजूद हैं, कमल। इनसे जानेंगे कि पोलियो की कैंपेन कितनी मुतासर हुई, अब पोलियो फ्री बनाने के लिए कितनी तेज़ी के साथ काम आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले मेरा ख्याल है छुट्टी के दिन में एक माँ से इसका आगाज़ करना चाहिए। माएँ जो हैं बड़ा कुछ प्लान करती छुट्टी के दिन, तो आप कैसे प्लान करते हैं कि आपके बच्चे छुट्टी का दिन किस तरह से स्पेंड करेंगे? बस हेल्दी, यानी कि घर रह के अपने आप को करें। घर क्यों रहना, मैं तो इतना गलियों में घूमती थी, इतना वो खेलती तो थी। आपकी बात ही है, लेकिन वो कोरोना भी तो आया जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हुआ है कि बच्चों को हिफाजत रखना है, किस तरह नुकसान ना हो, उसको मसला ना हो, इस वजह से तो उनको घर में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो, घर में ही इनको इन्वायरमेंट करवाया, फिर खेला कूदा जो मर्जी किया, लेकिन घर में ही सब कुछ किया। अच्छा, इस तरह से ये डॉक्टर माहम से पूछा। डॉक्टर माहम, जिस तरह से एक माँ ने बताया कि बच्चे छुट्टी का दिन घर पे ही कोशिश करते हैं कि गुजारें, कोरोना की वजह से काफ़ी कंट्रोल है मगर अनफॉर्चुनेटली उतना कंट्रोल नहीं है, अभी भी डर लगता है बच्चों को बाहर भेजते हुए। तो घर में तो बच्चे बहुत ज़्यादा टैब यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं और उनकी गेम्स मोबाइल के ऊपर होती हैं। वो इंडोर गेम्स जिनका कभी एक तासुर हुआ करता था वो तो बाकी नहीं रहा। तो क्या ये सही होता है बच्चों के लिए कि आप उन्हें मोबाइल दे दें और वो खेलते नहीं? मैं थोड़ी सी मेरी यहाँ पे मैं इख्तलाफ करूँगी कि आउटडोर एक्टिविटीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑल्दो के कोविड-19 का काफ़ी ज़्यादा रहा और उसमें हम लोग बच्चों को घर पे रह के बच्चों को ये कोई भी नहीं है हाल इसका कि सिर्फ उनको टैब मोबाइल दे दिए जाए। आपकी बुक रीडिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत रेयर हो गया। आप बुक रीडिंग बच्चों में आपने इंटरेस्ट डेवलप करना है ना, आप डेवलप करें, इंटरेस्ट डेवलप करें। बैठ के ऐसे मोबाइल यूज़ कर रही होगी तो बच्चा कहाँ से मैं वही कह रही हूँ ना कि उसमें आपने ख़ुद को भी ठीक करना है, आपने ख़ुद को भी ठीक करना है। मेरा ख्याल है ये जो कोविड-19 का जितना भी टाइम रहा है ये हम लोगों के लिए एक लेसन था, ये एक लेसन था
कि हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम लोग कहाँ लैग कर रहे हैं, हम अपनी फैमिली को टाइम दें, क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करें बच्चों के साथ, और कुछ हैबिट्स अपनी बेहतर करें और डेफिनेटली बच्चों की भी बेहतर करें। तो मेरा ख्याल है बुक रीडिंग मेरे बच्चों ने तो की, डेफिनेटली की, तो उसमें बुक रीडिंग का एक एलिमेंट है, और आउटडोर एक्टिविटीज़ इस तरह की, ज़ाहिर है अब थोड़ा बेहतर है हालात अल्हम्दुलिल्लाह, स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान में बहुत बेहतर हालात हैं। तो उसमें ये कि बच्चे बाहर अभी तो ज़ाहिर है स्कूल्स वगैरह ओपन नहीं है, बट ये है कि गेम्स उनकी जो कि क्रिकेट, फुटबॉल और आउटडोर एक्टिविटीज़ में उनकी जो वो थोड़ी सी आप स्टार्ट हो गई हैं और वो बेहतर है। बिल्कुल, छुट्टी का दिन है सुहा, अम्मा बिरयानी भी बनाओ, अम्मा पैटीज बना दो, अम्मा मुझे तो जिंगर बर्गर चाहिए, अम्मा बाहर से कुछ ऑर्डर करना है। ये जो चीज़ें हैं बच्चों का पेट भरने के लिए, हम छुट्टी के दिन को ऐसा क्यों बनाते हैं कि वो उनके लिए डिजास्टर डे बन जाता है, हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। अच्छा सरवत, उसमें ऐसे कि बच्चे बड़े सब जब डाइट प्लान्स की तरफ आते हैं तो उसमें हेल्दी डाइट तो पूरा हफ्ता अगर ले रहे तो एक दिन चीट डे ज़रूर रखना चाहिए। अच्छा। वो मैं खुद भी पेशेंट्स को देती हूँ कि एक दिन चीट डे आप रख सकते हैं। कोरोना है, बीमारियां, तो भी चीट डे होना चाहिए आपका? ये पॉइंट है कि आप हेल्दी हो, अगर आपका वेट ठीक है, आपको कोई बीमारी नहीं है। ऑब्वियसली जो बच्चे बुखार के अंदर आ रहे होते हैं, नज़ले के अंदर आ रहे होते हैं, सीजन आजकल कितना ख़राब चल रहा है, उसमें तो ऑब्वियसली पेशेंट को उसको अकॉर्डिंग हम लोग डाइट देते हैं। लेकिन बच्चे जहाँ पूरा हफ्ता अगर हेल्दी डाइट ले रहे हैं तो एक दिन चीट डे होना चाहिए जिसमें कुछ 2-3 घंटे उनके पास हो जिसमें वो जंक फूड ले सकें। अच्छा। पूरा हफ्ता, क्योंकि पता है कि बच्चे इस चीज़ पे होते हैं कि अच्छा पूरा हफ्ता हम ले लेंगे लेकिन लास्ट जो डे है हमारे पास उसमें हम अगर चीटिंग करें तो हमारे अच्छा है। लो भाई, जोहा ने तो कुछ आपके बच्चों के फेवर में बात कर दी है, मगर डॉक्टर आफिया, बच्चा है आपका इतना गुप्पा सा है, इतना गुप्पा है वो, हम कहते हैं कि मेरा बच्चा तो इतना हेल्दी है, माशाल्लाह सेहतमंद है, अगर एक दिन चीट डे हो गया तो क्या हो गया? ये जो इतने गुप्पा बच्चे होते हैं अंदर से बिल्कुल खोखले क्यों होते हैं? आमतौर पर जो बच्चों का क़ुव्वत मुदाफ़त होती है वो बच्चा जब पैदा होता है तभी स्टार्ट हो जाती है। तो डिपेंड करता है कि आप बच्चे की वीनिंग किस तरह से स्टार्ट करती हैं। 6 मंथ्स पे जब हम बच्चे को खाना पिलाना शुरू करते हैं तो डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरह की डाइट इंट्रोड्यूस करवाई है। सही। मतलब हमारे पास कुछ इस तरह के पेशेंट्स भी आते हैं जो कि अपने बच्चों को 6 मंथ से ही जूसेस पे, चिप्स, लांटी, इस तरह की सब चीज़ें स्टार्ट करवा देते हैं। हम लोग इस तरह की चीज़ें रेकमेंड नहीं करते और जंक फूड के तो टोटली अगेंस्ट हैं। मतलब पिज़्ज़ा, बर्गर्स, अगर आपके बच्चे का इन चीज़ों में है इंटरेस्ट और उसको खाने का बहुत शौक है तो आप घर में यही सारी चीज़ें बच्चों को बना कर दे सकती हैं। तो रेडीमेड मिलता है, रेडीमेड भी ठीक है बच्चों के लिए? रेडीमेड बिल्कुल भी नहीं। भी बताएंगे। मसला उसमें ये होता है कि ऑब्वियसली उसमें डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ग्रो करते हैं, डिफरेंट किस्म के जर्म्स बच्चों के पेट में जाते हैं जिसकी वजह से बच्चे बीमार रहते हैं, पेट में दर्द रहना, मोशन, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं। तो प्रिवेंशन बेटर है कि आप उसको घर में बनाकर वही चीज़ दे दें जिसमें उसका इंटरेस्ट है। अच्छा, तो आमना मुझे आप ये बताएं कि अब छुट्टी का दिन है, वैसे तो पूरा हफ्ता किचन में एक माँ का गुजरता है, जी, जी। छुट्टी वाले दिन आपका भी होगा भाई आज तो पिज़्ज़ा ही ऑर्डर होना चाहिए। करते हैं, लेकिन आजकल कोरोना ये इस तरह हेल्दी डाइट की वजह से तो बच्चे वीक भी हो जाते बाहर के जंक फूड खा के। तो मैं घर ही कोशिश करती हूँ बना के। घर में कैसे, मतलब खुद से पूरी चीज़ तैयार करती हैं हाँ। या बाहर से किसी भी ब्रांड की चीज़ लाई और फ्राई किया और बच्चों को दी? मोस्टली थोड़ी बहुत फ्राई कर लेती, जो इनका फ्राइज़ खाने का दिल होगा या फिर नगेट्स वगैरह हो गए वो मैं फ्राई कर देती हूँ मंगवा के, नहीं तो घर में ट्राई करती हूँ मोस्टली ज़्यादा। अच्छा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बीमार हो जाते हैं बाहर का खाना खा के, कई बीमारियाँ हो जाती अच्छा, हैं। बड़े बच्चे एग्जॉस्ट भी हो गए थे। एक माँ को कितना मसला होता है, कोरोना है, बच्चे घर के अंदर हैं तो मारने को दिल करता है, सो जाओ, खेल लो, जान छोड़ो, ये माएँ करती हैं। नहीं, अब तो ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ती है बच्चों पे। माँ के साथ ही ज़्यादा अटैच होते हैं, बाप के साथ इतना नहीं होते जितना माँ के साथ होते हैं। माँ को फॉलो करते हैं कि मम्मा क्या कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, मम्मा की बात सुनते हैं। मम्मा से फरमाइशें करनी है, ये करना है, वो फरमाइशें करना है। कैसी करते हैं बच्चे? कहेंगे मम्मा आज मैंने ये नहीं खाना, बाबा कहेंगे ये सब्ज़ी बना दी है तो कहेंगे नहीं हमने खानी नहीं है, हमने ये खाना है, हमने वो खाना है, तो मुझे बनाना अच्छा, पड़ता जिस है। दिन बच्चों की छुट्टी होती है उस दिन माएँ भी छुट्टी करती हैं, तो आप अपनी छुट्टी में क्या करती हैं? बच्चों को मोबाइल दे देती हैं कि जान छोड़ो अभी आज मैं भी थोड़ा रिलैक्स नहीं, मैं कंप्यूटर दे देती हूँ, चलो गेम खेलो या मूवी कार्टून लगा देती हूँ। गेम दे देती हैं, ये देखें आप डॉक्टर मान देखें गेम दे देती हैं कि अभी उनके भी छुट्टी है। अब जाहिर है वो बाहर तो जा नहीं सकते तो उनको कुछ ना कुछ तो ठीक इंटरटेनमेंट है कि बच्चे बाहर नहीं जा सकते तो मोबाइल यूज़ कर लें, इसमें क्या प्रॉब्लम? मैंने पहले भी उसमें ऐड किया कि ये एक कंडीशन नहीं है घर में रहने के लिए कि जी आपने घर में रहना तो मोबाइल ही यूज़ करना है, और भी आपस में मिल के भी बहन भाई खेल सकते अब हैं। आपस में फुट लगा रहे हैं दूसरे के तो पता क्या करें। वो बच्चे अक्सर फुट लगाने लग जाते हैं दूसरे एग्जैक्टली फाइटिंग वाले कार्टून्स,
फाइटिंग मूवीज़ देख के, तो वो खुद भी फाइटर ही बन रहे होते हैं। हाँ, तो वो फाइटर ही बन रहे होते हैं। बट उसमें ये है कि माँ को छुट्टी नहीं मिलती, एंगेज रहना पड़ता है। माँ एंगेज रहती है, तो वो ऐसे engage रहती है ना, दो की लड़ाई हो रही है, उसको छुड़ाती है, उसको छुड़ा रही होती है, माँ किचन भी देख रही होती है। छुट्टी वाले दिन खाना तो नहीं छुट्टी होती ना, बट डेफिनेटली माँ तो एंगेज ही रहती है, कहीं खाने के लिए, कहीं हस्बैंड के लिए, कहीं बच्चों के लिए। मतलब उसमें फिर ये छुट्टी का दिन मेरा नहीं ख्याल कि माँ को कोई रिलीफ देता है। माँ पे मेरा ख्याल है कुछ बाकी वीक जो भी पूरा उसने अपना गुजारा होता है, तो सैटरडे या संडे ज़्यादा थोड़ा उसके लिए ज़्यादा मुश्किल है, हेक्टिक हो जाता है। अच्छा, बुक रीडिंग की आदत कैसे डेवलप करनी होगी मैं जानूंगी। अच्छा जोहा, जिस डॉक्टर आफिया ने भी बयान किया, एक माँ भी बयान कर रही है कि अच्छा बच्चे फरमाइश करते हैं फ्रोज़न फूड, कितना नुकसानदेह है फ्रोज़न फूड? सर, फ्रोज़न फूड में सबसे नुकसानदेह एलिमेंट नमक है, प्रिजर्वेटिव्स और सॉल्ट। उसको फ्रीज़ करने के लिए कंपनीज जितने किस्म के प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स डालती हैं उसको स्टेबलाइज करने के लिए कि वो आपने देखे आप मीट फ्रेश लेके आती हैं, वो 30 डेज़ की टेन्योर में रखना होता है, उसके बाद हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, ख़राब हो जाता है। फ्रोज़न प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखा होता है कि 6 माह तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, 6 माह से 12 माह तक। कैसे वो इस्तेमाल हो सकते हैं? क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं। अच्छा, उसमें ईद भी गुजरी है तो लोगों ने तो घरों में फ्रीजर भी भरे हुए थे, बिल्कुल ऐसे ही, तो वो तो पूरा साल जमा रहता है गोश्त, उसका क्या होता है? बहुत ख़राब हैबिट है, क्योंकि जितना टाइम आप मीट को फ्रीज रख के खाते हैं, वो उसके एक तो न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है और मीट का टेक्सचर भी ख़राब हो जाता है। जब गोश्त का टेक्सचर ख़राब होता है तो उसको ठीक करने के लिए हम उसे मसाला ज़्यादा ऐड करते हैं। एक हाइपरटेंसिव पेशेंट, एक डायबिटिक पेशेंट अगर अपनी रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट ये चीज़ें कंज्यूम करते हैं सिर्फ जायके को इम्प्रूव करने के लिए, तो उसके लिए वैसे बहुत नुकसानदेह। और बच्चों के जैसे हम बात करेंगे, जैसे ये भी बता रहे थे कि फ्रोज़न फूड्स बच्चे ले रहे हैं, नगेट्स हैं, फ्राइज़ आ रहे हैं, बच्चों को घर में ताज़ा बना कर दें तो उसका ज़्यादा फ़ायदा है। फ्रोज़न आप देंगे उसके साथ एडिशनल सॉल्ट जाएगा और बच्चों में वेट गेन का मसला आजकल ज़्यादा नजर आ रहा है, चाइल्डहुड ओबेसिटी के। मैंने कहा ना, बच्चा गुप्पा नजर आता है तो माँ कहती मेरा बेटा बड़ा या मेरी बेटी बड़ी सेहतमंद है, ये नहीं पता होता कि वो इंटरनली कितनी वीक हो जाती है। एग्जैक्टली, उसमें ये होता है कि जो ओबीस बच्चे उसमें हिडन हंगर होता है। हिडन हंगर एक ऐसी टर्म है कि बच्चा देखने में ठीक लग रहा है लेकिन वो गिर रहा है, उसको नींद आ रही है, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। ये बहुत ज़्यादा आदत है ऐसी। बिल्कुल, वो कॉन्सेंट्रेट इसलिए नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि वो हिडन हंगर के अंदर है। देखने में लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है लेकिन इंटरनली न्यूट्रिशनल वाइज उसकी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात है वो मुकम्मल नहीं हो रही होती। अच्छा डॉक्टर आफिया, मुझे याद है हम अपना जब बचपन गुजार रहे होते थे, घर से बाहर मट्टी में भी खेलना और अम्मा ने कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें घर में तैयार करनी और फिर बनानी, और एक वक्त था मुख्तलिफ बीमारियां आती थी मगर बच्चों को वो उस तरह से अटैक नहीं कर पाती थी क्योंकि उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज़्यादा थी, मुझे आज भी याद है। मगर आज का बच्चा ज़रा सी हवा चली छींकता है, ज़रा सी हवा चली सर दर्द बुखार हो गया, ज़रा सी कोई मसला हुआ अब उसके अंदर बच्चा इन्वॉल्व हो गया। तो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट के तौर पे आपने क्या देखा इस पूरे सिनेरियो में, ख़ासतौर पे जब अब कोरोना चल रहा था, तो कितनी बड़ी तादाद में बच्चे आपके पास आए जिन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ थे और उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज़्यादा कम थी? बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि बच्चे आजकल आर्टिफिशियल फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, उनमें कोई स्ट्रेंथ नहीं होती, उसमें न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स इतने एडिक्वेट अमाउंट में नहीं होते। आपको ये कहती हैं कि नहीं डॉक्टर आफिया हम तो बहुत अच्छा ब्रांड है, फलाने ब्रांड है, उसकी चीज़ें यूज़ करते हैं। डेफिनेटली बहुत सारी मदर्स आके करती हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है। आप फूड जो है वो आपने ख़ुद नहीं बनाया, आपको नहीं पता कि उसके अंदर क्या चीज़ डली हुई है, उसके कंटेंट्स क्या हैं। ऑल्दो कि वो हमें दिखाया कुछ और जाता है लेकिन अंदर कुछ और होता है। अब आप बच्चे को जो फूड दे रहे हैं, जंक फूड दे रहे हैं, तो बच्चे का वेट गेन होगा। ओबेसिटी की तरफ बच्चा जितना जाएगा तो वो एक बीमारी है। ओबेसिटी इटसेल्फ खुद एक बीमारी है। तो जितना ज़्यादा बच्चा ओबीज़ होगा या जितना ज़्यादा बच्चा अंडर वेट होगा, मेल नरिश्ड होगा, उतनी ज़्यादा उसमें डिजीज़ होने के चांसेस होंगे, उतना ज़्यादा बच्चा बीमार रहेगा। बच्चों की बीमारियां तो सारा साल चलती हैं, मतलब मौसम के साथ चेंज होती हैं। कभी गर्मियों में अगर बच्चों को मोशन हो रहे हैं तो सर्दियों में बार बार चेस्ट इन्फेक्शन होता है, खांसी होती है, ज़ुकाम होता है, तो ये तो साथ साथ चलती हैं। अब इसमें मदर्स का रोल ये होता है कि उन्होंने उस चीज़ को कंट्रोल किस तरह से करना है। अब वो कंट्रोल जो है आप बर्थ पे स्टार्ट कर देते हैं। सपोज़ आपके पास एक 1 to 2 मंथ्स का बच्चा है तो वो मोस्टली निगलेक्ट होता है कि एक ही घर है, वहाँ पे 10 लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, हर कोई बच्चे को उठा रहा है, हर कोई बच्चे के मुंह पे प्यार कर रहा है। फिर बच्चा 4 to 5 मंथ्स में आया तो बच्चे घर में जो कोई चीज़ खा रहा है वो बच्चे के मुंह में भी डाल देते हैं, हर चीज़ साथ साथ देते हैं और वो इस चीज़ को बड़े उससे प्राउड फील करते हैं कि हमने बच्चे को ये चीज़ खिला दी है, हालांकि बच्चा अभी 6 मंथ्स का नहीं हुआ। तो ये चीज़ें लेटर ऑन जाके आपकी लाइफ को अफेक्ट करती हैं। ऐसे बच्चों में जो होती है एलर्जीज़ के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं।
अगर ओवर क्राउडिंग है, डस्ट है, आप ओवर हैंडलिंग कर रहे हो बच्चे की, तो उससे आपको चेस्ट इन्फेक्शन, फ्लू, कफ, राइनोरिया, स्मोक, इस किस्म की सब प्रॉब्लम्स होती हैं आपको आगे ठीक जाके। है। तो आपको हर स्टेप पे बहुत कॉशियसली जो है ना वो बच्चों की डिजीज़ को प्रिवेंट करना अच्छा, ये होता है। तो बच्चे की पैदाइश के बाद के हालात हैं। बच्चे का फर्स्ट डे से ऑनवर्ड जब तक वो 5 इयर्स का नहीं हो जाता तब तक उसका अंदर का सिस्टम इस तरह से डेवलप हो रहा होता है कि हमें देखना पड़ता है। अच्छा जोहा, मुझे ये प्लीज़ आप बताएं, जैसे प्रेगनेंसी में ख़वातीन होती हैं तो पहले होता था बड़ा वो काम भी कर लिया, वो मेहनत भी कर ली, वो खा लिया। अब होता है नहीं अम्मा ये नहीं 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 नहीं, बस नहीं होता है। वो समोसा खा लिया, वो फ्राइज़ बना लिए, बस क्रेविंग है इस चीज़ की। तो ये हमारे अंदर जो एक जान पल रही होती है, हम उसका इंटरनल सिस्टम कितना वीक कर रहे होते हैं। हमें ये होता है कि जी बच्चा पैदा हो गया तो उसके बाद बीमार होने लग गया। ये बच्चे को अंदर हमने खुद कितना बीमार करते हैं। एग्जैक्टली सर, बस मदर की इम्यूनिटी अगर अच्छी होगी तो बच्चा भी गुड इम्यून सिस्टम के साथ पैदा होगा। बच्चे की इम्यूनिटी बाय बर्थ ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि बर्थ के बाद उसको जो लाइफस्टाइल चेंजेस आ रही होती हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस आ रही होती हैं, वो उसको अटैक ना कर सके। और 6 माह के बाद बच्चों की इम्यून सिस्टम के ऊपर हमें काम करना शुरू कर देना चाहिए। 6 माह तक तो मदर का इम्यून सिस्टम अगर अच्छा होगा तो बच्चे का वो काम करता है, लेकिन 6 माह के बाद बच्चा अपनी इम्यूनिटी के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। तो इस टाइम के ऊपर मदर्स को वीनिंग के दौरान बच्चों को ऐसे फूड्स देने चाहिए जो उनकी कुव्वत मुदाफ़िज़ को स्ट्रॉन्ग रखें। जिस तरह से कोरोना का मसला चल रहा है, मौसम ख़राब है, मानसून चल रहा है, डायरिया का मसला, फ्लू का मसला बच्चों में बारिशें होती हैं तो बच्चा बिस्तर पे आ जाता है। बस बिस्तर पे आ जाए। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे की इम्यूनिटी को आपने स्ट्रॉन्ग तरीके से हैंडल करना है। मदर क्या करती है कि बच्चों को फल देती हैं, लेकिन फलों के अंदर वो सोडास डाल के दे देती हैं। जब आप फल के अंदर सोडा डाल के दे देंगे, उसका कोई भी फ्लेवर ऐड करके, तो वो उसकी जो फल के अंदर विटामिन सी मौजूद है जिससे उसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, वो ख़राब हो जाएगी, उससे फ़ायदा ही नहीं मिलेगा। तो मदर्स को कॉम्बिनेशंस को भी देखना चाहिए कि बच्चों को हमने अगर कोई चीज़ दे रहे हैं इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर, तो वो उसकी इम्यूनिटी को ठीक रखे और ख़राब कॉम्बिनेशंस पे ना। ठीक है, हमने डाइट प्लान क्या होना चाहिए ये भी जान लिया, हमने एक माँ की भी बातें सुन ली, हमने माहिर तालीम को भी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। मगर एक ऐसी शख्सियत होती है जो तमाम सिनेरियो में डोर टू डोर जाती है, घर से जाती है, घर से घर तक का होता है, हर दरवाजे पे दस्तक होती है। तो कमल की तरफ जाते हैं। अच्छा कमल, माँओं की जैसा से हम लोग बात कर रहे हैं, जब आप घर घर जाती हैं, ड्रॉप्स वैक्सीन देना तो बात की बात है, आप क्या देखती हैं कि माएँ अपने बच्चों को लेके कितनी ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं कि मेरे बच्चों को ये बीमारी ना हो, मेरे बच्चों को ये ना हो, मेरा बच्चा सेहतमंद हो? कितनी कॉन्शियस आपको मदर्स नज़र आती हैं वहाँ पर? कॉन्शियस तो ज़ाहिर सी बात है मदर्स होती हैं बेबीज़ को लेके। और हमारा जो है ज़्यादातर टाइम जो है वो 5 साल से कम उम्र बच्चों की तरफ ही होता है। और इस एज में तो ज़ाहिर बिल्कुल ही जो है ना माँ ने ही प्रोटेक्शन देनी है बच्चे को, उसी ने कवर अप करना है। उसको कोई भी प्रॉब्लम होनी है तो वो माँ ने ही देखना है। उनके लिए, बच्चे के लिए होती तो हैं कॉन्शियस, और हमें बल्कि बड़ी ज़्यादा बातें सुननी भी पड़ती हैं मोस्टली। लाइक एज ये कोरोना की वजह से तो हमने सेफ्टी मेजरमेंट्स हमारे पूरे किए गए थे, सैनिटाइज़र्स वगैरह, ग्लव्स और मास्क, सब चीज़ें हमें की गई थी। हमने बच्चे को टच नहीं करना, वायल अगर बच्चे के मुंह को लग गई है तो हमने वो नेक्स्ट बच्चे में वो नहीं हमने ड्रॉपर यूज़ करना, ड्रॉपर चेंज कर लेना है। उसके बावजूद हमें जो है वो मदर्स की तरफ से मोस्टली अब्यूज़ भी किया गया, बल्कि कि भैया आप लोग हमारे बच्चों को कहीं बीमार कर देंगी, बच्चों को मोशन आ जाते हैं, बच्चों को फ़ीवर शुरू हो जाता है, और हाई फ़ीवर भी। हमारा जो है वैक्सीन मोस्टली हम लोग कैंसर और जो है डायलिसिस का पेशेंट, इनको हम लोग ये वैक्सीन नहीं दे सकते। डॉक्टर्स के बकौल हमें ये मना किया गया कि आप इन बीमारियों के दौरान जो है ना बच्चों को आप वैक्सीन नहीं देंगे पोलियो की। अदरवाइज़ बाकी जो है ऑल डिजीज़ आर। लोग ताउन करते हैं वैक्सीन पिलाने के लिए ताउन करती भी हैं और नहीं भी नहीं जो करते उनका क्या आर्गुमेंट होता है कि भाई हम अपने बच्चों को क्यों नहीं पिला? कुछ लोग हमें ये कह देते हैं कि हाँ, कुछ जो है ना वो शरई तौर पे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन लगा देते हैं कि जी मजहबी तौर पे तो ऐसा है कुछ नहीं, ये फॉरेनर्स की वैक्सीन है, ये बाहर से आती है, आपके पाकिस्तान में इसकी कोई लैब नहीं है। हालांकि इस्लामाबाद में बहुत अच्छी लैब है। ऐसी माओं को आपके लिए हर बच्चा बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से हमारे स्टूडियो में ये बच्चे खेल रहे हैं, ये हमारे आंगन के फूल हैं जो कि खिले रहने चाहिए। खुदा ना ख्वास्ता कोई भी बच्चा बीमार हो, खुदा ना ख्वास्ता कोई भी बच्चा जिसके आसाब कमज़ोर हो, खुदा ना ख्वास्ता हमारे घर का कोई भी फूल जो किसी भी माजूरी का शिकार हो जाए, तो सोचिए उस आंगन का क्या हाल होता होगा। मेरे स्टूडियो में ये खेलते बच्चे इतने हसीन लग रहे हैं, तो सोचिए हर घर में जहाँ इनकी किलकारियाँ आपको सुनने को मिल रही होंगी तो वहाँ कितनी खुशी होगी। ऐसी माएँ जो आपसे ताउन नहीं करती, उनको आप लोग किस तरह से कन्विंस करते हैं?
हम लोग उनको कन्विंस तो ज़ाहिर है, हम लोग ये बात तो जो मैं मोस्टली कहती हूँ, क्योंकि मैं खुद बच्चों वाली हूँ, तो मैं कहती हूँ जैसे मेरे बच्चे हैं ऐसे ही आप लोगों के भी हैं, मेरे लिए आपके और अपने इक्वल हैं। तो हम जब अपने बच्चों को सेम वैक्सीन दे रहे हैं तो हम आपके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। कुछ मीडिया में भी बल्कि इस तरह के इश्यूज़ रेज़ हुए थे। मैं बल्कि ये बात वाकई पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि हमारे जो नेट पे हैं या वायरल हुई हैं कुछ ऐसी वीडियोस क्लिप्स इस तरह के कि वैक्सीन देने के बाद बच्चों की डेथ हो गई, बच्चे बेहोश हो गए, इस तरह अच्छा, के ये पॉइंट मैं भी ज़रा क्लियर कर दूँ। हाँ वो तमाम माएँ, वो तमाम वालिदैन जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, किसी भी खबर को सच मानने से पहले उसकी तस्दीक करें। ये हमारा इस्लाम भी कहता है। ऐसी खबर जिससे किसी किस्म का फसाद बर्पा हो, आपका दिमाग ख़राब होना शुरू हो जाए, आपको गुस्सा आना शुरू हो जाए, तो पहले उसकी तस्दीक करें। हमारा इस्लाम भी कहता है हमारी नस्लों को अगर परवान चढ़ाना है तो उन्हें माजूरी से बचाओ। जब एक वैक्सीन है जो आपके बच्चों को माजूरी से बचा सकती है तो वो पिलवाइए, वो हक़ अदा कीजिए जो आपके बच्चे का हक़ है और आपका फ़र्ज़ और आपको अदा करना है। माहिर तालीम की तरह होता है। अच्छा डॉक्टर माहब, ऐसा क्या मामला है, बच्चा हमारी कोख में होता है, हम सोचते हैं मेरा बच्चा बाहर आएगा, परवान चढ़ेगा, इस घर का नाम रोशन करेगा, माँ बाप का नाम रोशन करेगा, एक मुसलमान बच्चा होगा। जब वो बच्चा आ जाता है दुनिया में तो फिर कैसी जहालत है कि मेरा बच्चा पोलियो वैक्सीन नहीं पिएगा, मेरा बच्चा किसी बीमारी की वैक्सीन नहीं पिएगा। हम अपने बच्चे को ऐसी दलदल में फेंकने के लिए तैयार क्यों हो जाते हैं? बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। मैं इसको बड़ा सख्ती से मैं कंडेम करती हूँ। जब भी कभी भी किसी फोरम पे हमारी ये बात होती है, और मैं हमेशा उसमें एक एग्जांपल देती हूँ मेरे अपने कज़न के साथ, और 40 इयर्स की एज में उसकी डेथ हुई, और मैंने उसको शुरू से मतलब अपने साथ देखा, मतलब मेरा कज़न था तो मैंने उसको साथ देखा, और उसको इतना बुरा मैंने उसको देखा कि मतलब उसको क्रिटिकल, और मतलब उसकी मैं एक्सप्लेन शायद नहीं कर पाई। किस हवाले से? वो पोलियो पेशेंट था। जरा उन माओं को बताएं आप जो आपको सुन रही हैं कि क्या हालात होते हैं। मैं बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड ये बात करूंगी कि जो माएँ ये कहती हैं कि पोलियो की वैक्सीनेशन के बारे में किसी भी किस्म की कोई एप्रीहेंशंस को वो शो करती हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैंने ऐसा पेशेंट देखा है खुद अपने घर में, और बहुत ही बुरी हालत में, और ख़ुद हम लोग दुआएं कर रहे होते थे कि अल्लाह मियाँ जी इनकी मुश्किल आसान कर दे। मतलब वो ना खा सकते थे अपने हाथ से खुद पकड़ के, ना वॉशरूम तक जा सकते थे, और वो जाहिर है एक इंसान है, हमें प्यारा है, हमारा रिश्ता है बिल्कुल, तो वो उसको देख के इतनी तकलीफ़ में हमें भी तकलीफ़ होती थी। तो इस तरह एक माँ ये किस तरीके से ये कर सकती है कि एक बच्चा उसका इतनी बुरी हालत में आ जाएगा। बच्चे को तो ज़रा सा एक हाथ जल जाए, थोड़ी सी चोट लग जाए तो माँ तो तड़प जाती है। माँ क्या तो कोई हालत नहीं, तड़प बिस्तर पे कैसे सारी ज़िंदगी हम उसको बिस्तर पे देख सकते हैं, और वो माँ की हालत देखें कि वो उसे सारी ज़िंदगी वो संभालना है, उसको सारी ज़िंदगी संभालना है उसने, उस माँ ने, क्योंकि वो बच्चा नहीं चल सकता खुद से, ना खा सकता है खुद से, ना मूवमेंट वो लोग नॉर्मल वो कर सकता है। तो डेफिनेटली मिज़रेबल कंडीशन। तो ये हमारी ये लैक ऑफ एजुकेशन, अवेयरनेस, अभी इतनी शर्मिंदगी होती है इस बात पे कि पोलियो अभी रेजिस्ट कर रहा है तो पाकिस्तान में इतनी शर्मिंदगी होती है, इतनी शर्मिंदगी होती है पूरी दुनिया ने इसको कंट्रोल किया, सिर्फ पाकिस्तान जहालत की वजह से है जहां पर अभी भी पोलियो के केसेस हैं, और कोरोना की वजह से जो पोलियो फ्री पाकिस्तान की कैंपेन सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई, तो पूरे पाकिस्तान में 65 ऐसे केसेस हैं पोलियो के रिपोर्ट हुए। याद रखिए, पोलियो एक वबाई मर्ज़ है जिसके फैलने के बहुत तरीक़े हैं, हम उससे नहीं बच पाते। इसीलिए हर घर में जहाँ जहाँ बच्चा है, पोलियो की 2 बूंदें आपके बच्चे की सेहत के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है। आमना, कभी आपने सोचा उफ पोलियो के वर्कर्स हैं, मैं अपने बच्चों को नहीं पिलाऊंगी? नहीं। कभी ऐसा हुआ ज़हन में फलाने ने कह दिया नहीं आमना इससे ये होता है, आमना इससे ये होता है, तो कभी डर लगा कि मैं अपने बच्चे को ना दूँ? नहीं, मुझे बहुत से कहा औरतों ने, मेरी जानने वाली थी, कि नहीं पिलाना चाहिए, लेकिन हमने जब पिए हुए हैं तो हमारी माँ ने हमें यही सिखाया है। तो मेरी माँ ने मुझे गाइड किया था कि हाँ उसको पिलाना है बच्चों को, इसके बगैर उनका कोई फ्यूचर नहीं है, नुकसान हमारा ही होना है, हमारे बच्चों का होना है। तो हम इस तरह कैसे देख सकते हैं कि उसकी इस तरह हालत हुई, बैठे होंगे, लेटे होंगे। एक माँ तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगी।
तो मैं तो पोलियो को ज़्यादा ही करती, मैं जब भी आती थी टीम में पिलाती थी। अच्छा, पोलियो के कतरे जब जब टीम आपके घर आए आपने तब पिलाने हैं। और सोचिए ज़रा 1 मिनट के लिए सोचिए, ख़ुद को उस फील्ड में लेकर जाइए। हमारा बच्चा दुनिया में आया है, हमें सबसे ज़्यादा खुशी है। एक माँ उस वक्त मुकम्मल होती है जब उसका बच्चा या उसकी औलाद इस दुनिया के अंदर आती है, वो मुकम्मल हो जाती है। मगर एक लम्हे के लिए सोचिए जिस माँ का बच्चा पोलियो का शिकार हो गया है, सोचिए ज़िंदगी भर की माजूरी का शिकार हो गया है। वो माँ जो दुआएं करती है कि या खुदा मेरा बच्चा जब इस दुनिया में आए बखैर व आफियत आए, सेहतमंद आए, अच्छे तरीके से आए, हर तरह से मुकम्मल आए। अगर आपका बच्चा माजूरी का शिकार हो जाता है तो सोचिए वो माँ कहती है कि या खुदा मेरे बच्चे की मुश्किल आसान कर। इसके साथ मैं छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। जब ब्रेक से वापस आऊँगी तो इसी तमाम तर सूरत हाल पर अपने तमाम मेहमानों के साथ मुकम्मल गुफ्तगू करूँगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। छुट्टी का दिन है और मैं चाह रही हूँ कि छुट्टी के डे के हवाले से मज़ीद भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपस में एक दूसरे के साथ शेयर की जा सकती है और हमारे तवज्जुह से, हमारे टीवी स्क्रीन के तवज्जुह से वो आप तक भी, आपके घर तक जा सकती है। आज छुट्टी का दिन है, इसमें बहुत सारी पेरेंट्स गलतियां भी करते हैं और ख़ास तौर पे ऐसा मौसम जिसमें बारिशें भी चल रही हैं और फिर इसके साथ साथ डेंगू का भी बहुत ज़्यादा ख़तरा है। बारिश के बाद भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो फूटती हैं, मगर हम समझते हैं कि नहीं बच्चे हैं, चलो एंजॉय करने दो। अच्छा आमना, आपको लगता है कि छुट्टी वाले दिन आप कोई ऐसा काम करती हैं जो आपको लगता है आपको नहीं करना चाहिए और वो गलत होता है? होता है, कई बार हो जाता है। क्या? ख़ास तौर पे कपड़े धोने वाला एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा। कपड़े धोना मुश्किल लगता है। संडे को मैं सोचती हूँ कि हाँ वीकेंड में लगा दूँगी मशीन, फिर बारिश हो जाती है, बच्चे कहते मामा ये क्या कर दिया आपने, ये हो गया वो हो गया, मैं गलती हो गई। अच्छा, बस इसी वजह से मैंने कहा यही एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़्यादातर हो जाता है, नहीं तो बच्चों की फरमाइशें सिर्फ यही है, वो एक जो घरेलू माँ होती है ना उसके साथ यही मामलात होते हैं, ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो। माँओं के साथ और भी मसले होते हैं, वो आमना से जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ पोलियो वर्कर आसिया भी मौजूद है, मैं उनकी तरफ भी जाती हूँ। थैंक यू सो मच आसिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पोलियो के हवाले से आपके साथ मैं बात करूँगी, मगर उससे पहले डॉक्टर आफिया की तरफ चलते हैं। अच्छा डॉक्टर आफिया, ऐसा होता है, मैं और भी बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं, बीमारियाँ हैं, डेंगू है, उससे मुतालिक बात करूँगी। कितने ऐसे केसेस आते हैं जिसमें बच्चों ने पोलियो के कतरे नहीं पिए होते या कोई ना कोई ऐसा मसला इन ड्रॉप्स को ना पिलाने की वजह से आपके पास आते, कुछ ऐसे केसेस बच्चों के हवाले से? अब तो वैसे लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आ गई है कि लोग वैक्सीनेशन करवाना शुरू हो गए, लेकिन अभी भी हमारी जो लोअर सोसाइटी है उसमें इसका कंसेप्ट नहीं है। मोस्टली मदर्स और जो नानियाँ दादियाँ होती हैं वो बच्चों को मना करती हैं कि पोलियो के कतरे, और जब हम उनसे रीज़न पूछते हैं या उनको काउंसिल करने की कोशिश करते हैं तो वो यही वजह बताते हैं कि नहीं इसकी वजह से माजूरी हो जाती है। तो वो चीज़ मैं एक आपको क्लियर कर दूं कि इनिशियली जब हमने पोलियो की वैक्सीनेशन स्टार्ट की थी पाकिस्तान में, तब कुछ केसेस रिपोर्ट हुए थे जिनकी में पोलियो वैक्सीनेशन की वजह से बच्चों में वीकनेस देखने में आई थी। लेकिन फिर उसके बाद जब उसके ऊपर फर्दर स्टडी की गई, विद टाइम आपको पता है स्टडीज़ होती रहती हैं और आपकी अप्रोच जो होती है वो चेंज होती रहती है। जिस तरह मैं इसकी मिसाल आपको ऐसे दूंगी, जैसे आपके पास कोरोना वायरस है, ठीक है। कोरोना वायरस डिफरेंट टाइप्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था पाकिस्तान के अंदर। आपको कभी कफ हो गया, फ्लू हो गया और वो ख़त्म हो गया। अब कोविड-19 इसकी एक टाइप है जो कि आपके लिए डेंजरस है। सेम इसी तरह जैसे पोलियो वायरस है, उसकी जो आपकी वैक्सीन होती है उसके डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं कि सपोज उसकी 3 तरह की टाइप्स हैं। तो उसकी जो एक टाइप थी, जब उसके ऊपर फर्दर स्टडी की गई तो हमें ये पता लगा कि जो उसकी टाइप है वो रिस्पॉन्सिबल है, जो कि आप बेसिकली वायरस में आप वैक्सीन में क्या करते हैं कि जो आपका वायरस होता है उसको वीक करके आप अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। जब वो आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एक दफ़ा अगर पोलियो वायरस एक्टिव हो गया और उसने वीकनेस कॉज कर दी तो फिर आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो अब जो वैक्सीनेशन हम यूज़ करते हैं उसमें ऑलरेडी वो स्ट्रेन ख़त्म कर दिया गया है जो कि इनिशियली वीकनेस कॉज कर रहा था। तो अब उस किस्म का कोई डर नहीं है। तो आप बड़ी आराम से अपने बच्चों को वैक्सीनेशन करवा सकते हैं इस डर के बग़ैर कि ये बच्चों में जाके वीकनेस कॉज करेगा।
इफ़ इन केस अगर फिर भी आपके दिल में इस तरह का डर रहता है कि आप वैक्सीनेशन करवाएं और बच्चों में वीकनेस ना हो जाए, मसल पैरालिसिस ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए देखें उसमें अगर 100% चांसेस हैं पोलियो के होने के विदाउट वैक्सीनेशन, ठीक है, तो विद वैक्सीनेशन अगर वीकनेस आप सस्पेक्ट करें तो वो 0.1% चांसेस होंगे। तो बजाय इसके कि एक दफ़ा आपके बच्चे को पोलियो हो जाए और वो लाइफ लॉन्ग आपकी जो है वीकनेस परसिस्ट करे, उससे बेहतर है कि आप पहले ही, क्योंकि 5 साल तक का वो टाइम होता है जिसमें आपने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होती है। 5 साल के बाद अगर वीकनेस डेवलप होनी हुई थी तो वो हो चुकी है और वो फर्दर अब आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि वक्त पे जो आपको एडिक्वेट टाइम, हमारे पास जो मदर्स आती हैं उनके पास मोस्टली रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होता, उनको श्योर ही नहीं होता कि उन्होंने वीकनेस करवाई है, उन्होंने वैक्सीनेशन करवाई है या नहीं करवाई है। अच्छा, तो इसमें डॉक्टर आफिया ऐसा नहीं होता आप अपने बच्चे को जब हिफाजती इंजेक्शंस लगवा रहे होते हैं तो अब तो बड़ा जदीद काम हो गया है, जब आप इंजेक्शंस लगवाने के लिए जाते हैं उसके साथ ही वो आपके बच्चों को ड्रॉप्स भी दे देते हैं, तो वो ज़्यादा मुनासिब नहीं हो जाता? बिल्कुल हो जाता है, बल्कि अब जो आप इंजेक्शंस लगवाते हैं वैक्सीनेशन के, उसके अंदर भी पोलियो शामिल है। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ हो जाती है, लेकिन बहुत सारी मदर मैंने देखा है कि वो हिफाजती जो इंजेक्शंस होते हैं बच्चों को वो भी नहीं लगवाते, उन्हें बिल्कुल किसी चीज़ के रिकॉर्ड का नहीं पता होता, उन्हें होता है कि ठीक है हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है। बिल्कुल, उन ऐसी मदर्स को काउंसिल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो ये कहती हैं कि हमने भी नहीं लगवाए, हमारी फैमिली में बच्चे तो उन्होंने भी नहीं लगवाए, किसी को कुछ नहीं हुआ होता है, तो वो तो हम आसिया से जानेंगे। मगर डॉक्टर माह मुझे ये बताएं, जैसे छुट्टी का दिन है, हमें ये होता है कि चलो भाई बच्चे हैं, अच्छा वैसे पूरा दिन बच्चों को मार मार के उठाना, उठ जाओ, छुट्टी वाले दिन मार मार के सुनाना, तो सो जाओ। अब फिर ये होता है सारा दिन चलो जी माँ ने तो गुजार लिया, अपनी औलाद के साथ बच्चों के साथ गुजार लिया, शाम को अब्बा का इंतज़ार है, आए तुम, अरे अब्बा बताती हूँ तुम्हें मैं ज़रा, अब्बा आते हैं तो वो पूरा ढेर सारी शिकायतें जो है उनके सामने रख दी, ये तुम जानो और तुम्हारे बच्चे जाने। ये ऐसी चीज़ में बच्चों का मेंटल जो मामलात होते हैं, उनके जहनी मामलात होते हैं, वो कितने मुतासिर होते हैं कि अम्मा भी मार रही है, अब्बा भी शिकायतें कर रहे हैं, तो बच्चों की जहनी सेहत कितनी मुतासिर होती है? बहुत ज़्यादा। उसमें पेरेंट्स को सबसे पहले ख़ुद अपनी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है पेरेंट्स को, कि आप सारा दिन बच्चों के, अगर माँ बच्चों को मार रही है या माएँ तंग आ जाती हैं, बच्चे काफ़ी तंग कर रहे होते हैं, बहुत बुरे तरीके से तंग कर रहे होते हैं, लेकिन उसका ये हल नहीं है कि आप बच्चों को मार के ही उसका सोल्यूशन निकाल, बच्चा नहीं सुन रहा तो माँ तंग आके मार देती है। हाँ, माँ तंग आके मार देती है, लेकिन ये उसका सोल्यूशन नहीं है। आप उसको समझा भी सकते हैं, आप उसको काउंसल कर सकते हैं, आप उसको अगर वो किसी चीज़ के लिए ज़िद कर रहा है तो ऑन द स्पॉट आप भी ज़िद में नहीं आ जाए कि नहीं तुम्हें नहीं देनी तो नहीं देनी, अच्छा चलो कुछ और कर लेते हैं, या उसको किसी और तरफ उसकी अटेंशन डाइवर्ट कर दे थोड़ी सी, तो फिर उसमें बेहतर माँ भी अपना वो पीछाई नहीं करेगी, अपनी उस लेवल पे नहीं जाएगी, और बच्चा भी उसमें थोड़ी सी उसमें टॉलरेंस आ जाएगी, इससे इफेक्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा, बहुत इफेक्ट, ना सिर्फ बच्चे बल्कि आपस में मियाँ बीवी का, और ये ज़्यादातर हमारे एशियन कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में, हमारी सोसाइटी में यू कैन से कि ज़्यादातर मेरा ख्याल है कि माँ बाप की ज़्यादातर लड़ाइयाँ जो होती हैं ना वो बच्चों की वजह से होती हैं, बच्चों की वजह से होती है कि अगर माँ शिकायत कर रही है तो बाप उसको प्रोटेक्ट कर देगा कि नहीं बस ठीक है कोई बात नहीं, चलो करो। गलत है, बहुत गलत है। अगर फादर किसी बात से बच्चों को मना कर रहे हैं और माँ कहेगी कि अच्छा वो बच्चा काम में आके इट्स ओके कोई नहीं आप कर लो, तो वो गलत है। आप पेरेंट्स को एक पेज पे होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स को एक पेज ये क्यों कहते हैं डॉक्टर माम के चलो माँ बाप में से एक बंदा सख्त हो जाए, ज़रा एक थोड़ा सा नरम हो जाए, बैलेंस रहना चाहिए, ये क्यों कहते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं शायद इस पर नहीं, इस पर मेरे शायद मैं ना इसमें डेवलप कर सकूँ, कंसेंसस नहीं हो सकता कि आपको एवरीथिंग एसेसरीज बैड, किसी भी चीज़ की ज़्यादती बुरी है, ना वो सख्ती ज़्यादा, मियाना रवि, इस्लाम भी मियाना रवि का दर्स देता है, तो मियाना रवि बच्चों के साथ शफकत है। अगर हम थोड़ा सा मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं, डेफिनेटली नहीं कर पाते, लेकिन अगर हम अपनी वैल्यूज़ को अकॉर्डिंगली इस्लाम थोड़ा सा अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें और उस तरीके से करें, तो मेरा ख्याल है बहुत बेहतर। मैंने देखे ऐसे घराने बहुत बेहतर होते हैं, बहुत बेहतर वो घराने होते हैं जिसमें आपके पेरेंट्स एक पेज पे हों, तो आपके बच्चे की तरबियत, उनकी एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तरबियत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपकी
वो बच्चे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं रादर दैन अदर्स। ठीक है, अच्छा एक पेज पे होना चाहिए। जोहा, ऐसा होता है कि अब एक पेज पे पेरेंट्स, मैंने शायद ही देखे होंगे कि एक पेज पे हों तो बेटे चॉकलेट नहीं खानी, नो 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 नो, दांत आपके ख़राब हो जाएंगे, देखें ज़रा कितने बुरे लगते हैं। फिर वो उसको मदर्स कुछ ऐसी पिक्चर्स दिखा रही थी, बच्चे देखो इसने चॉकलेट खाई थी, देखो इसका क्या, अब्बा जी यहाँ से निकालते हैं, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, चले जाओ। ठीक है, ये हम अपने बच्चों को कितना ज़्यादा नुकसान दे रहे होते हैं उनकी ऐसी ख्वाहिशात को पूरा करके जो वक्ती तौर पे उन्हें खुशी देती हैं, मगर उनके लिए देर पा इसके बड़े बुरे असरात लेकर अल्टीमेटली नुकसान ही होता है। अब पेरेंट्स ऐसा क्यों करते हैं, ये तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आ जाते हैं कि एक माँ मना करिए बाप दे रहा है, तो पीछे क्या रीजन होते हैं। और होता है ऐसी चीज़ों के ऊपर, चॉकलेट, कैंडी, टॉफ़ी, बर्गर। और बच्चों का ये क्रिटिकल पीरियड है, जो 1 से 3 साल का बच्चा है उसका क्रिटिकल पीरियड है जिसमें माँ बाप टेस्ट डेवलप हो जाता है, टेस्ट डेवलप हो जाता है ना, इस एज में टेस्ट डेवलप होता है। कई बच्चों का टेस्ट डेवलप होता है फ्रूट का, वो शौक से फिर सारी जिंदगी फ्रूट लेकिन मोस्टली मैंने देखा वो रैपर उसका खिच 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 कर रहा होता है चीज़ों का, तो बच्चे उससे बड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, तो इसलिए माँ दे देती है। अच्छा अम्मा आप दे देती हैं ऐसे, अच्छा चलो कौन सा इसने खानी है ले लो, दे देते, जिद करने लग जाते हैं, रोने बैठ जाते हैं। एक तो ये जिद लेके बैठ गई पूरी माओ को, ये जिद लेके बैठ गई। उसका बेहतरीन हल ये है कि बच्चे को जब वीनिंग स्टार्ट करवानी है तो तब से उसकी आदत डेवलप करनी होती है। ईटिंग हैबिट्स बच्चे के 6 माह के बाद डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। मदर्स को हम एजुकेट ऐसे करते हैं कि आपने बच्चों को मीठी या नमकीन चीज़ का टेस्ट नहीं देना, आपने फीकी चीज़ का टेस्ट देना ताकि बच्चा टेस्ट डेवलप ना करे। मदर्स से करते हैं केला खिलाना शुरू कर देते बच्चा। ये अच्छा नहीं होता जोहा, कहते हैं कि 6 महीने का 7 महीने का होगा थोड़ा सा केला मैश करके दे दो। उसमें सरबत अच्छा तो चलें ठीक है, पेट के लिए बहुत अच्छा है, उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं वहाँ, तो पेट के लिए अच्छा आ जाता है। लेकिन मसला कहाँ पर आता है कि बच्चा टेस्ट डेवलप कर लेते हैं मीठे के लिए, वो उसके बाद हर मीठी चीज़ को एक्सेप्ट करके उसको अच्छी लगती है, सब्जियाँ खाना छोड़ देगा, अंडा नहीं खाता कि स्मेल आ रही है, उसका टेस्ट नहीं अच्छा। तो मदर्स को चाहिए कि बच्चों को ब्लैंड टेस्ट के ऊपर लेकर चलें। जब वीनिंग शुरू करनी है 6 माह के बाद बच्चों को फीकी चीज़ों से शुरू करें और पहले सब्जियाँ दें, फल से पहले सब्जी दें। अब उसमें क्वेश्चन आता है कि सब्जी कौन सी चली जाए, उसमें आप लौकी दे सकते हैं बच्चों को, बेशक उसको खीर बनाकर थोड़ी सी दूध में दही में मिक्स कर दे दें। आलू दे सकते हैं, बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन है। अच्छा। पालक आपने देनी है 7वें महीने पे, 6 माह से पहले बच्चों को पालक, खजूर वगैरह बच्चे को खिलाई जा सकती है? बिल्कुल खिलाई जा सकती है, बिल्कुल उसमें आयरन होता है, उसमें आयरन है, बच्चे के लिए वैसे ही बहुत अच्छी है। खजूर भी खिलाई जाती है, लेकिन उसमें मैंने जैसे पहले बताया कि सब्जी पहले देनी है और फल बाद में इंट्रोड्यूस करें ताकि बच्चा टेस्ट डेवलप। अगर बच्चा नहीं खाए तो उसका फिर ये होता है, नहीं अब देखिए बच्चे को तो नहीं पता मीठी चीज़ क्या है फीकी चीज़ क्या है, तो उसमें मेरा बेटा तंग करता है, वो नहीं खाता क्या नहीं, मैं पूछ रही हूँ उसको बस ये होता है बच्चों को, क्योंकि मैं खुद एक मदर हूँ, मुझे अंदाज़ा होता है, मेरा बेटा मुझे देखता है कि मेरी माँ ये चीज़ खा रही है तो वो फैसिनेट होता है उस चीज़ से कि यही मुझे दो, मुझे यही खानी है। आपको अपनी डाइटरी हैबिट्स चेंज करनी है। इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा खजूरें स्टार्ट की हुई है, मेरा बेटा भी अब खजूर खाना जो शुरू फर्स्ट 2 इयर्स होते हैं वो बच्चे की लर्निंग उसमें होती है। जैसे अगर आप एक 8 मंथ्स का बच्चा आपके पास आया है, उसको आप टेबल पे रख के खाना दे रही हैं, तो वो नेक्स्ट डे आएगा वो उस चीज़ को लर्न करेगा कि मुझे इधर से ही खाना मिलेगा, जगह पे बैठूंगा तो सेम चीज़ अगर आप उसे बार बार देती रहेंगे, बच्चे ने जिद की, उसको टॉफ़ी मिल गई, तो नेक्स्ट टाइम वो ज़रूर वो खाएगा। तो वो जैसे ये बात करिए कि टेस्ट बच्चे का डेवलप होता है 6 मंथ्स ऑफ एज में, तो आप उसको हर फ्रूट हर वेजिटेबल की प्यूरी बना कर दें, हर चीज़ आप उसको जैसे जैसे आप बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो बच्चों की हैबिट डेवलप होती जाएगी। अच्छा कुछ माएँ हैं, ये मेरा भी स्टार्ट का एक्सपीरियंस था कि कुछ माएँ होती हैं, वो बच्चा बड़े प्यारे से मुंह बनाता है, जब भी आप उसे कोई नई चीज़ टेस्ट कराते हैं तो माँ घबरा जाती है कि ये मैंने क्या दे दिया। तो वो मेरा ख्याल है कि बच्चा हर जब भी नई चीज़ को ट्राई करता है एक प्यारा सा वो अपने फेस का एंगल बनाता है, तो उस पर डरना नहीं चाहिए, आपको दे देनी चाहिए। अच्छा आसिया की तरफ जाते हैं। अच्छा कभी ऐसा हुआ जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो कुछ इस तरह के वर्ड्स कह देते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोल देते हैं, जब आप घर से घर तक जाती हैं लोगों को बताती हैं कि अपने बच्चों को ये वैक्सीन आप पिलाएं, कभी कुछ ऐसा हुआ कि सोचा हो कि नहीं दैट्स इनफ, बहुत हो गया, मैं अब नहीं आऊँगी, मैं अब पोलियो फ्री कैंपेन का हिस्सा नहीं बनूंगी, कभी सोचा, कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ? बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं। अभी रिसेंटली जो कैंपेन गुजरी है हमारी, तो इसमें संडे भी ऑन था, संडे को भी थी, तो संडे को मोस्टली लोग सोए हुए होते हैं और हमारी 8:30 बजे जो है वो ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि छुट्टी का भी दिन है तो कितना मुश्किल होता है छुट्टी वाले दिन माँ बाप को उठाना, बच्चे को ड्रॉप्स पिलाना, जब वो दरवाज़े ही पहले जो है वो ओपन नहीं होता, अगर दरवाज़ा किस्मत से हो गया है तो उसके बाद इतना जो है वो आपको इंसल्टेड फ़िक्रे फील करने पड़ जाते हैं कि आपको इतवार को भी छुट्टी नहीं है, आप लोग इतवार को भी आ जाते हैं और बहाने हमारे बच्चा तो घर पे ही नहीं है, वो कहीं गया हुआ है, हालांकि बच्चे घर पे सोए हुए होते हैं,
और पेरेंट्स जो है वो हमसे झूठ बोलते हैं। आप उन्हें बताते हो कि अगर आप ये नहीं करोगे तो इसका क्या नुकसान होगा? आप हाँ, उन्हें बताते हो? जी, हम उनको इस चीज़ के बारे में अवेयर करते हैं कि देखें अगर ये ऐसा नहीं होगा तो अगर अभी आप एक लम्हे के लिए बच्चे की नींद डिस्टर्ब नहीं कर सकते, अल्लाह ना करे अगर पोलियो का कोई ऐसा इशू हो जाता है तो फिर आप लॉन्ग टाइम पूरी लाइफ जो है वो इस चीज़ के लिए करेंगे तो तब कैसे करेंगे? तभी तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ना ये सारा कुछ करना। तो नहीं हमारे बड़ों ने नहीं पिए तो अगर ये बच्चे भी नहीं पिएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हालांकि ऐसा नहीं है। पहले दौर में अगर माएँ एजुकेटेड नहीं थी फिर भी माएँ नहीं पिलाएं क्योंकि वो डरती थी। अब जितनी क्वालिफ़िकेशन और आम हो गई है तब उतना ही ज़्यादा जो है वो लोग माएँ ख़ास तौर पे ढीली हो गई हैं कि बच्चा सोया है तो चलो सोए ही रहने दो, उठ गया तो बड़ा तंग करेगा और ये मुझसे संभाला नहीं जाना। हाँ, ये बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल होती है जी। बच्चा उठ गया तो संभाला नहीं जाएगा। सोचें अगर माजूर हो गया सारी ज़िंदगी आप संभाल लोगे उसे? 1 मिनट के लिए ये सोचा करें आप कि वो एक लम्हे की नींद कुर्बान कर देंगे, उससे कुछ नहीं होगा। सारी ज़िंदगी आप अपनी औलाद की कभी कुर्बान नहीं कर सकते। और उसके बाद अगर देखिए हम लोग ड्यूटी पे जाते हैं, हम लोग भी एक फरीज़ा है कि आपके बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए हम जाते हैं। ज़्यादा नेक काम कोई नहीं कर रहा। आप घर घर जाते हो, आपका बहुत अजर है कि आप ये जो लोगों के बच्चों को माजूरी से बचाने के लिए उनके इंसल्टिंग फ़िक्रे सुनते हो, उनके अजीबोगरीब रवैये देखते हो, उनकी अजीबोगरीब बातें सुनते हो। और कई दफ़ा तो ऐसा भी होता है, मैंने खुद अपनी आंखों से 1-2 केसेस ऐसे देखे हैं कि मुझे बड़ी तकलीफ़ महसूस हुई कि जब जिस किस्म की बातें करते हैं वो पोलियो वर्कर्स को और घर से बाहर भेज देते हैं और कहते हैं कि अब नहीं आए, जब आएंगे देखा जाएगा। ये इस किस्म की बातें होती हैं, मुझे पता है। तो देखिए जैसे डोर टू डोर जाना है, बाद 3 दिन की कैंपेन होती है, उसके बाद होते हैं जो बच्चे हमारे रह जाते हैं उनको क्लियर करना होता है। तो वो हमें सेम डे भी चक्कर लगाना पड़ता है। उसके बाद जो कैचअप का फर्स्ट डे है, सेकंड डे है, बाज़ दफ़ा ये 7-7 दिन भी कैंपेन चलती है, फिर भी जाते हैं। तो आपको कह नहीं दिया, हमारे बच्चों ने नहीं आना, आप बार बार हमारा दरवाज़ा खटखटाने आ जाते हैं, आपको घरों में कोई काम नहीं है, आप फ्री हैं, यानी इतने बुरे तरीके से बाज़ लोग डांट देते हैं। और बाज़ जो जेंट्स आते हैं उनको इतनी तमीज़ नहीं होती कि आगे हमारे लेडीज़ खड़ी हैं, हमने उनसे बात कैसे करनी है, शर्ट पहनी है नहीं पहनी है, वैसे ही मुँह उठा के सामने आ जाते हैं। यानी उन लोगों को इस चीज़ की तमीज़ ही नहीं है कि अगर ये भी हमारे सामने लेडीज़ खड़ी हैं तो हम भी यानी औरतों के मुआशरे से निकल के ही आए। तहजीब होती है जिसका मुजाहरा हम सबको करना चाहिए। और ख़ास तौर पर माज़रत के साथ जब जेंट्स आते हैं तो ख़वातीन तो चलिए फिर थोड़ा लिहाज कर लेती हैं, बद लिहाजी की इंतहा वहाँ पर होती है जहाँ पर ज़रा जेंट्स आते हैं और नींद में होते हैं और आके इंसल्ट करते हैं और गेट मुंह के ऊपर बंद करते हैं और चले जाते हैं। ऐसा मत कीजिए। आपसे अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं करते, आप उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। मोहब्बत करने वाले ये लोग हैं जो आपके घरों के बाहर आते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ अगर आपका बच्चा जाग रहा है, आपका बच्चा घर पर है, तो उसे ये वैक्सीन, ये ड्रॉप्स आप ज़रूर पिला लें। तो हाँ, छुट्टी का दिन है या हफ्ते के बाकी के दिन हैं, हमारी डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चों की डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चों की डाइट में डेली रूटीन पे कौन सी 1 से 2 ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो छुट्टी हो या ना हो वो होनी चाहिए? सरबत बिल्कुल इसमें ऐसा रहता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये 5 चीज़ें बच्चे की डाइट में रोज़ाना बेसिस पे होनी। अच्छा, इनमें अगर मोटी मोटी चीज़ों का नाम ले तो कौन कौन सी चीज़ें हैं माओ को अगर हम समझाने के लिए बात मोटी मोटी चीज़ों में सबसे पहले आपके पास एग आ जाता है। नाश्ते में बच्चों को 1 अंडा रोज़ाना ज़रूर दें। इसके साथ किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, लेकिन ये कि अगर कोई बच्चा ओबीज है तो आप कोशिश ये करें कि उसको फ्राई एग ना दें, उसको बॉईल करके दे दें या पानी में बना कर दे दें। लेकिन बाकी बच्चे हर किस्म को ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे देसी घी है, चाहे ऑलिव ऑयल है, किसी भी उस पर आप कुक कर सकते हैं। उसके अलावा 1 गिलास दूध का सुबह नाश्ते में बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मदर्स क्या करती है, उसके अंदर चीनी ऐड कर देती है। मेरा हमेशा से ये कंसर्न है कि दूध के अंदर कभी भी चीनी ऐड ना करें, क्योंकि चीनी जो है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देती। जब कैल्शियम हड्डियों तक नहीं जाएगी तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी। अच्छा, माओ का ये भी मसला होता है मीठा नहीं है तो बच्चा पी नहीं रहा, उसके लिए भी हल है, आप शहद डाल दें। शहद के साथ मीठा दूध अगर आप पीते हैं तो वो बिल्कुल ठीक है, उसके साथ कैल्शियम के ऊपर कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर आप चीनी डाल लेते हैं तो उसके ऊपर असर करता है। अच्छा, कुछ लोग ये भी बिलीव करते हैं सोहा कि दूध और शहद एक साथ नहीं आप यूज़ कर सकते। नहीं सब उसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि शहद के अंदर अगर कोई ऐसा न्यूट्रिएंट है जो दूध को ख़राब करे या दूध में ऐसा कुछ है जो शहद को ख़राब करे, उसका बिल्कुल हेल्दी कॉम्बिनेशन है। पोटैटो, आलू किस एज में देना शुरू करना चाहिए
और कितना इम्पॉर्टेंट है? क्या हर उम्र का बच्चा इसका इस्तेमाल कर सकता है? ठीक है, आलू 6 माह के बाद आप फ़ौरन से शुरू करवा सकते हैं। जिस तरह से भी हमने बात की कि 6 माह के ऊपर बच्चे को पहले सब्जी दें, तो पहली सब्जी आप आलू दे सकते तो हैं। वो कितनी क्वांटिटी में? अब माओ को ये नहीं पता तो क्या आधा आलू बॉईल करके बच्चे को? अच्छा, उस पर टोटली डिपेंड करता है कि बच्चे की टॉलरेंस लेवल के, हर बच्चा एक दूसरे बच्चे से डिफरेंट आ रहा है। बिल्कुल ऐसा। तो उस पर अगर 1 चम्मच से आप शुरू करवा रही हैं तो आप उसको 1-2 दिन उस चम्मच के ऊपर रखें। बच्चे की टॉलरेंस इंप्रूव हो तो आहिस्ता आहिस्ता उसको आगे लेकर बढ़े। एकदम से आधा आलू का ना रखें कि एक वक्त में इसको आधा आलू खिला के ही मैं लौटना है, ऐसा ना करें, बच्चा रिएक्ट करेगा। बच्चे की टॉलरेंस आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है तो उसको छोटे क्वांटिटी के ऊपर देना शुरू करें, एकदम से ओवरबर्डन ना करें। ठीक है। उसके बाद आलू के अगर आपने जैसे वीडिंग में स्टार्ट किया तो आप उसको प्री स्कूल जो टाइम पीरियड होता है, जो 1 से 3 साल के बच्चे का आता है, जो टोडलर्स है, उसमें भी आप दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद प्री स्कूल के बाद जो आपकी स्कूल गोइंग बच्चा है वो भी कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे लंच में अक्सर बच्चों का इशू होता है कि लंच में क्या लेके जाएं, तो मदर्स नगेट्स डीप फ्राई करके जा रहे हैं, बहुत इस तरह की चीज़ें जा रही हैं, तो अब बेशक बॉइल्ड पोटैटो बच्चे को लंच में ब्रेड के साथ दे सकते हैं। बहुत हेल्दी लंच है। और इसके साथ कोशिश ये करें कि बादाम और नट्स, एलमंड्स और वॉलनट्स का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, पढ़ाई के अंदर काम करने, क्रिएटिविटी सब काम करने, तो जितना ब्रेन अच्छा होगा बच्चा उतना अच्छा परफॉर्म करेगा, स्कूलिंग ग्रेड्स अच्छा आएंगे और हमारी इकोनॉमिकली भी वो बहुत अच्छा आ जाता है। तो उसमें कोशिश ये करें कि आलमंड्स का इस्तेमाल, वॉलनट्स का इस्तेमाल और ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल। यानी कि अगर बच्चा रॉ मटेरियल में भी उन नट्स को इस्तेमाल नहीं कर रहा तो किसी चीज़ में अच्छी सी में उसको मिक्स करके बच्चों को दें जरूर। ब्लेंड करके किसी भी चीज़ में हिडन फॉर्म में करके दे। अक्सर बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि गले में फंस रहा है, निकला नहीं जा रहा है, तो आप उसको बेशक स्वॉलो करने के लिए किसी भी चीज़ के लिए प्यूरी बनाकर ब्लेंडराइज फॉर्म में दे सकते हैं। लेकिन दे सकते हैं आप। लेकिन देना ज़रूर है। और सब्जियों का बच्चे सबसे बड़े दुश्मन है कि सब्जी हमने नहीं खानी, जबकि सब्जी बच्चे के लिए बहुत अच्छी है। इम्यूनिटी में भी 2-3 रखी होती है, बस अम्मा ये बना लो, ये तो बना खा लो। और मैं उसमें नहीं खाऊंगा। आलू ज़्यादा खा रहे होते हैं बच्चे। अभी कल मैंने एक बच्चे का सुना कि उसको मेथी बहुत पसंद है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा देखिए कि इसको मेथी बहुत पसंद है। मेथी बहुत पसंद थी। मेरे बेटे को करेले और मेथी बहुत पसंद। करेले और मेथी। तो बच्चों को वेजिटेबल्स खानी चाहिए। बच्चों को बहुत वेजिटेबल्स important के है। साथ ना मैं एक चीज़ मदर्स को ज़रूर बताती हूँ कि बच्चों को कार्टून कैरेक्टर बच्चे ऐसा होता है कि जिसके वो देख के अपने आप को समझते हैं कि हम ऐसा बनना चाहते हैं। सुपरमैन हर बच्चों को पसंद है, तो मैं पोपाई की एग्जांपल ज़रूर देती हूँ कि जहाँ पोपाई स्पिनच खा के इतना पावरफुल हो रहा है, तो आप भी खा सकते हो। आप भी बच्चों को ऐसी एग्जांपल्स दें कि बच्चा वेजिटेबल्स को अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करे। बच्चा सिर्फ ये समझता है कि चिकन खाएंगे, नगेट्स खाएंगे तो हम अच्छे रहेंगे, सब्जियां छोड़ देते हैं। तो सब्जियों को आप अच्छे कैरेक्टर्स के साथ जब एसोसिएट करके बच्चों को दिखाएंगे तो बच्चा डेफिनेटली फिर उनका इस्तेमाल करता है। अच्छा डॉक्टर आफिया, मुझे ये आप बताएं कि आपके पास जो मदर्स अपने बच्चों को लेकर आते हैं उनमें बेसिक इश्यूज जो कॉमनली हम कह सकते हैं इस बच्चे में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, एक कॉमन इशू कौन सा सब बच्चों में आता है और उसकी वजह क्या होती है? मोस्टली जो बच्चे हमारे पास आते हैं वो पेट दर्द की वजह से हैं। उसकी क्या वजह? ऑन एंड ऑफ पेट Overeating? में दर्द है, पेट में दर्द। ओवर ईटिंग नहीं होती, उसमें फिर आप इसी बात की तरफ आ जाए कि जो आप जंक फूड देते हैं, आर्टिफिशियल फूड देते हैं, वो प्रॉपरली कुक नहीं होता, उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं जो कि खाने से आपके पेट के अंदर जाता है और उसमें से बाज़ ऐसे जर्म्स होते हैं जो आपके इंटेस्टाइन में परमानेंटली ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। उसकी फर्दर बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, यहाँ तक कि अगर वो आपकी आंतों में जाके ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करता गया इतना बड़ा हो गया तो वो आपकी आंतों को ब्लॉक तक कर सकता है। इसीलिए हम हमेशा कंडेम करते हैं कि आपने जो जंक फूड है, बाहर की बनी हुई चीज़ें बच्चों को नहीं देनी है। ठीक है। एक चीज़ होती है आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप करना और एक चीज़ होती है आपकी प्रिवेंट करना। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आप बच्चों को फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इस किस्म की चीज़ें दे सकते हैं, वाइटामिन्स, मिनरल्स, जिन भी चीज़ों में खाने की चीज़ों में ये चीज़ें मौजूद हों वो आप बच्चे को दें। और दूसरी चीज़ होती है प्रिवेंशन। ठीक है। फिर वही बात आ जाती है कि प्रॉपर हैंड वॉशिंग होनी चाहिए, सफाई का ख्याल रखना चाहिए। जितनी दफ़ा आप बच्चे को खाना दें उतनी दफ़ा बच्चे के हाथ धुलवाएं। जितनी दफ़ा आप बॉटल, इवन के फीडर जो है वो बहुत कॉमनली यूज़ होता है और फीडर से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन जाता है बच्चों के पेट के अंदर। तो मैं आपको ये कहूँगी कि मदर्स को चाहिए कि वो 3-4 फीडर रखें बच्चों के और जिसको वो एवरी टाइम फीडर को बॉईल करके यूज़ करें। ठीक है। एवरी टाइम उसको स्टेरिलाइज करें। लेकिन डॉक्टर आफिया ये भी कहते हैं कि वो कुछ लिक्विड्स भी मिलते हैं, उनके साथ भी आप अपने फीडर को, बच्चे के फीडर को क्लीन कर सकते हो, दैट्स इनफ, वो काफ़ी होता है। प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन उससे नहीं होती है। ठीक तो है। आप स्टेरिलाइज़र से उसको स्टेरिलाइज करें, अगर वो नहीं है तो आप बॉईल करके यूज़ करें। लेकिन फीडर से बहुत कॉमनली इन्फेक्शन ठीक है। होते हैं। ठीक इवन बच्चे जो होते हैं वो निपल्स शेयर करते हैं एक दूसरे का, उसका फीडर डाल दिया उसके, तो उसके जर्म्स उसमें जाते हैं। ठीक है। हो सकता है कि जो जर्म मुझे नुकसान पहुंचा रहा है वो आपके लिए इतना नुकसानदेह ना हो। सही। ठीक है, लास्टली डॉक्टर आसिया साहिबा, अगर आप कोई मैसेज कन्वे करना चाह रही हैं देखने वालों को, माओ को कोई आप मैसेज देना चाह रही हैं कि बच्चों को किस तरह से वो अपने माजूरी से बचा सकते हैं? हाँ, ये तो है, क्योंकि हम बस जो वालिदा उसके लिए सबसे बेहतर जो है वो हम यही कहेंगे कि जब भी टीम्स आती हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये आपके बच्चों के फ़ायदे के लिए ही है, तो प्लीज़ उनके साथ कोऑपरेट करें।
क्यों वो लोग भी आपके बच्चों के लिए ही घर से निकले होते हैं और उनको इस ड्यूटी पर मामूर किया गया होता है। ठीक है। तो अगर आप बच्चों के साथ कोई आपका इशू है, अब बच्चे सोए हुए हैं या बच्चे घर पे नहीं हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा तमीज़ के साथ, प्यार के साथ भी वो सारी उनको सिचुएशंस बता सकते हैं कि हमारा ये है। थैंक यू सो मच आसिया, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आफिया थैंक यू सो मच। जोहा सुहेल आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर माम आपका शुक्रिया। आमना आपका भी बेहद शुक्रिया। इसके साथ ही वक्त भी अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। अब फैसला आपको करना है कि ये बच्चे जो हम सबको बड़े प्यारे लगते हैं, ये बच्चे जो हमारे घर की रौनक होते हैं, हमें अपनी नस्लों को माजूरी से बचाना है, माजूरी के साथ परवान चढ़ाना है। फैसला आपका है, फैसला आपके हाथ में है। तो अपने बच्चों को माजूरी से बचाइए, अपनी नस्लों को परवान चढ़ाइए, रोशन सितारे बनाइए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।